देखिए कानपुर की एक लेगेसी है इंडस्ट्रियल। हर शहर का अपना एक फ्लेवर होता है, उसी के हिसाब से डेवलपमेंट की प्लानिंग होती है। तो कानपुर की इंडस्ट्रियल लेगेसी है, तो इंडस्ट्रियल लेगेसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है और कहीं ना कहीं हम लोग को प्रायोरिटी अब खुद बनाना पड़ती है। प्रायोरिटी के लिए हम लोग को एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। तो कानपुर में हम लोग को थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच लेके कि सब कुछ यहाँ खराब ही नहीं है। डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर आ गया है जिसमें कि माल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का एक सेपरेट ट्रैक है, स्पीड अप हुआ उससे। रिंग रोड यहाँ पे मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था, ये विद इन 2-3 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमारे जो नेशनल हाईवेज कानपुर सराउंडिंग में हैं उनका जो ट्रैफिक शहर के अंदर एंटर करता था वो नहीं होगा। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हमारा बना है, इसकी कनेक्टिविटी का भी है कि क्योंकि मेनली लखनऊ एयरपोर्ट का यूज़ कानपुर से ही ज़्यादा हो रहा है। तो इसके कंप्लीट तो ऑलमोस्ट हो चुका है, किसी भी दिन उसका इनॉग्रेशन की डेट हम लोग को सुनाई पड़ जाएगी। तो ये एक 35-40 मिनट्स का हम लोग एक लेके चल रहे हैं। हालांकि वो है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो 40 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं फास्ट हुआ है। कानपुर में अगर आप अमाउंट वाइज देखते हैं तो लास्ट आई थिंक 3-4 ईयर्स में करीब 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं या पूरे होने वाले। तो जब हम लोग स्कैटर्ड वे में देखते हैं तो हम लोग को लगता है पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब एक कॉम्प्रेंसिव आई से देखते हैं तो लगता है कानपुर में बहुत कुछ है। और यही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को दर्शाती है कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है और अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। कि हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कानपुर का नहीं बना पाए पिछले 20-30 सालों में विशेष रूप से। तो जो डेवलपमेंट भी हो रहे हैं वो डेवलपमेंट स्कैटर्ड है कि एक उस कोने पे उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाए। नई जनरेशन यहाँ से पलायन नहीं कर रही है। हो ये रहा है कि वो पढ़ाई, अब साधन जो हैं फाइनेंशियली सबके पास मजबूतियाँ हैं, तो सबके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं। उस दौरान वो कुछ ना कुछ वहाँ डेवलप करते लगते हैं, फिर उनके सामने कंपेरिजन हो जाता है कि आज जिस एटमॉस्फेयर रह रहे हैं वो बेटर है, कानपुर पीछे है। तो पलायन नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ भी एक सेटअप शुरू कर देते हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है, कैसे काम किया जा रहा है और सरकार की क्या भूमिका है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। सड़कों का निर्माण हो, एक्सप्रेसवे हो और तमाम तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर किए जा रहे हैं कानपुर में, उससे कितना डेवलपमेंट हम स्थानीय लेवल पर देख रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर कितनी तस्वीर बदली है और आने वाले समय के लिए इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास होना बाकी है, क्या कुछ रोड मैप है, ये समझने के लिए हम सीधा मंच पर आमंत्रित करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कानपुर स्मार्ट सिटी के नीरज श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। साथ ही इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी रजत सिंह। बात हो रही थी कि ये जो विकास है वो बहुत हद तक इस बात पे निर्भर करता है कि कैसे शहर बन रहे हैं और कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जब इस सरकार का फोकस बहुत कुछ है कि कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, बात हाई स्पीड ट्रेन्स की हो रही है, बात एक्सप्रेसवेज की हो रही है कि आप 3 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाइए, छोटे गांवों को शहर से जोड़ा जाए। कानपुर लंबे समय से औद्योगिक नगरी रही है। आप कैसे देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, उसका क्या फ़ायदा आप देख पा रहे हैं खासकर कानपुर के लिए? देखिए कानपुर की एक लेगेसी है इंडस्ट्रियल। हर शहर का अपना एक फ्लेवर होता है, उसी के हिसाब से डेवलपमेंट की प्लानिंग होती है। तो कानपुर की इंडस्ट्रियल लेगेसी है, तो इंडस्ट्रियल लेगेसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है और कहीं ना कहीं हम लोग को प्रायोरिटी अब खुद बनाना पड़ती है। प्रायोरिटी के लिए हम लोग को एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। तो कानपुर में हम लोग को थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच लेके कि सब कुछ यहाँ खराब ही नहीं है, कुछ यहाँ पे अच्छा भी है, कुछ यहाँ की पहचान भी है। तो इसको लेके कुछ वर्षों में आगे आया गया है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हुई है। और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और अभी यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहला कनेक्टिविटी जो आपने बात करी है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जो प्रोड्यूस है, उनका जो रॉ मटेरियल है वो उन तक आ पा रहा है, वहाँ से उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बाहर जा पा रहा है। इसके लिए कितना इजी एक्सेस है, कितना अच्छे साधन है, उसमें कानपुर में हमारे पर DFCC अब आ गया है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर आ गया है जिसमें कि माल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का एक सेपरेट ट्रैक है, स्पीड अप हुआ उससे। रिंग रोड यहाँ पे मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था, ये
विद इन 2-3 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमारे जो नेशनल हाईवेज कानपुर सराउंडिंग में हैं उनका जो ट्रैफिक शहर के अंदर एंटर करता था वो नहीं होगा, तो ट्रैफिक कंजेशन है वो होगा। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे हमारा बना है, इसकी कनेक्टिविटी का भी है कि क्योंकि मेनली लखनऊ एयरपोर्ट को का यूज़ कानपुर से ही ज़्यादा हो रहा है, तो इसके कंप्लीट तो ऑलमोस्ट हो चुका है, किसी भी दिन उसका इनॉग्रेशन की डेट हम लोग को सुनाई पड़ जाएगी। तो ये एक 35-40 मिनट्स का हम लोग एक लेके चल रहे हैं। हालांकि वो है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो 40 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं फास्ट हुआ है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कानपुर में बहुत बड़े दायरे में काम हो रहे हैं, पावर सेक्टर में बहुत काम हो रहे हैं। घाटमपुर में 25,000 करोड़ का आपका जो प्लांट लगा हुआ है, पनकी का प्लांट का भी अभी मॉडर्नाइज किया गया। तो भी कानपुर में अगर आप अमाउंट वाइज देखते हैं तो लास्ट आई थिंक 3-4 ईयर्स में करीब 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं या पूरे होने वाले हैं। तो जब हम लोग स्कैटर्ड वे में देखते हैं तो हम लोग को लगता है पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब एक कॉम्प्रहेंसिव आई से देखते हैं तो लगता है कानपुर में बहुत कुछ है, और यही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को दर्शाती है कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है और अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। चूँकि आप विकास समिति के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारें बदलती हैं, अधिकारी बदलते हैं, नए कमिश्नर आते हैं, सबके अलग अलग प्लान्स होते हैं, मतलब हर अधिकारी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है इंफ्रा को लेकर। आप चूंकि लंबे समय से हैं, आप इसमें किन चुनौतियों को देखते हैं और कैसे इस प्रोसेस को एक कंटिन्यूटी दी जाती है कि भाई एक व्यक्ति चला गया लेकिन सिस्टम चलता रहेगा, ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हम टूरिज्म बैकग्राउंड से थे जी, इनफैक्ट अभी भी है। तो कानपुर में जो बिठूर महोत्सव वगैरह शुरू हुए हैं, ये सब हमारे इनिशिएटिव्स थे, हम ही ने इनिशिएट किए थे। तो 2010 पे देन कमिश्नर मिस्टर अमित घोष थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस था कि हम लोग के ट्रांसफ़र के बाद जो ऑफिसर्स आते हैं उनको पिछली एक्टिविटीज़ का पता नहीं लगता है, एक कोऑर्डिनेशन का अभाव है, फॉलोअप गवर्नमेंट डेवलप नहीं हो पाता है। तो हमको थोड़ा सा कोई इस तरह का प्रोफाइल हमारा इस्टेब्लिश था कि हमको फिर उसमें ऑप्ट किया गया और एक हाई पावर जॉइंट डेवलपमेंट कमेटी बना के कोऑर्डिनेटर विद कमिश्नर कानपुर डिवीज़न एंड फॉलोअप विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये बड़ा इजी एक सेटअप इस्टेब्लिश हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें ट्रांसफ़र होकर कहीं जाना नहीं था, इंटरेस्ट भी था और कुछ इस तरह का इंटरेक्शंस भी थे कि हम उसे कर सकते थे, शायद इसीलिए हमको आगे लाया गया था। तो उसको बहुत सक्सेसफुली किया गया। प्रोजेक्ट को कानपुर के हिसाब से बनाना, उसकी IIT ऐसे संस्थानों से स्टडी कराना, उसके बाद उसका जब एक शॉर्ट एक DPR टाइप बना के फिर जब उसको हम सामने रखते हैं ऑफिसर के सामने, तो आधा काम इनफैक्ट वो हो चुका होता है, क्योंकि खाली सजेशन नहीं दिया ना, उसका जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे प्लानिंग हो जाती है। फिर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको हाँ करना है या नहीं करना है, जो कि इमीडिएट पॉजिटिव होता है तो हाँ ही होता है उसमें। तो इसमें कोई भी किसी तरह का चैलेंज नहीं आया, और चूंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए तो आप लोग को जान के खुशी होगी कि 2010 में सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, 16 साल हो गए हैं। 16 साल में आई थिंक 12 कमिश्नर्स आए हैं, लेकिन इसको सस्टेन किया गया है, ये स्टिल कंटिन्यू है। और इसकी वजह से ही बहुत सारी पोजीशंस हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैक पे दी गई हैं, कई जगह हमको नॉमिनेट किया गया है, मतलब नॉट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड पे। तो ये बड़ा एक इजी एक्सेस हुआ है, और ये यूपी का ये अकेला मॉडल है और इस पर बहुत इजीली काम हम कर पा रहे हैं इसमें। एक सवाल मेरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि हर शहर का अपना अलग इंफ्रा होता है, बनारस गलियों का एक शहर है, कानपुर भी गलियों का शहर है, ये कैसे इंश्योर करना कि जो उसका अपना ओरिजिनल नेचर है वो भी बरकरार रहे और इंफ्रा डेवलपमेंट भी जारी रहे? क्योंकि जैसे ही आप गलियों में घुसते हैं, जैसे आप अतिक्रमण हटाते हैं, मतलब जिस अतिक्रमण ना हो या फिर आप रास्ते चौड़े करते हैं, लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होता है। इससे कैसे डील कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कानपुर एक ओल्ड स्ट्रक्चर्ड सिटी है। ये 1850 में तो यहाँ पे इंडस्ट्री का आना ब्रिटिश पीरियड में शुरू हो गया था। तो यहाँ पे पहले अगर आप कानपुर का स्ट्रक्चर होता है कि सेंट्रलाइज था, कि सिविल लाइंस एरिया, परेड और ये जितना भी सारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की सब यहीं थी। एलगी मिल के सामने रेलवे पार्सल माल गोदाम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हुआ करता था, कलेक्ट्रेट, सारे ऑफिसेस सेंट्रलाइज थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो हम अनफॉर्चुनेट आउटस्कर्ट हमारा डेवलप नहीं हुआ, तो हम इन्हीं एरो में मिक्स हम करते चले गए। तो आज यहाँ मर्जर हो गया, तो मर्जर की वजह से डेफिनेटली जो पुराना स्वरूप है
वो बरकरार रखने में कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, क्योंकि नया लोगों भी उससे मिक्सअप हो रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन अब इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि इनको कुछ चीज़ों को पुरानी जो 100-150 साल पहले इस्टेब्लिशन को रिलोकेट किया जाए, जिससे कि हमारा जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, जो उसका पुराना जो खुशबू है, वो इसको बचाया जा सके। तो इस दिशा में काम हो रहा है, दिशा में। जब हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, आपने बात की कि एक प्लांट सिटी रही और हम जानते हैं कि इसे नॉर्थ का मैनचेस्टर कहा जाता रहा है, लेकिन अब उस कानपुर में पलायन दिख रहा है। अब लोग जाते दिख रहे हैं और ये पलायन तेज है। अब लोग उन महानगरों का रुख कर रहे हैं। एक समय कानपुर में लोग तमाम पूर्वांचल के लोग हों या अवध के लोग हों, बुंदेलखंड के लोग हों, उनके लिए एक रहने की जगह थी, नौकरी के लिए एक बड़ा था। अब लोग धीरे धीरे नोएडा की तरफ बढ़ रहे हैं, एनसीआर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कैसी समस्या है और इसको कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं? ये अभी रिसेंटली हमने कानपुर के ऊपर एक कॉफ़ी टेबल बुक एक बनाई है, द सिटी थ्रू द एजेस। उसका 27 को यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया था, काफ़ी बड़े स्केल पे किया था, उसको रिलीज़ करने का। उस पर यही पॉइंट लेके आए हैं कि हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कानपुर का नहीं बना पाए पिछले 20-30 सालों में, विशेष रूप से। तो जो डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट स्कैटर्ड है कि एक उस कोने पे उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाए। नई जनरेशन यहाँ से पलायन नहीं कर रही है। हो ये रहा है कि वो पढ़ाई, अब साधन जो हैं, फाइनेंशियली सबके पास मजबूतियाँ हैं, तो सबके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं। उस दौरान वो कुछ ना कुछ वहाँ डेवलप करते लगते हैं, फिर उनके सामने कंपेरिजन हो जाता है कि आज जिस एटमॉस्फेयर रह रहे हैं वो बेटर है, कानपुर पीछे है। तो पलायन नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ भी एक सेटअप शुरू कर देते हैं। और उनके जो एंसेस्टर्स वाले सेटअप जहाँ बने हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको मतलब कॉम्बिनेशन बनाने में डिफ़िकल्टीज ज़रूर आ रही हैं, लेकिन ऐसा पलायन नहीं। आप कभी इसको कॉम्प्रहेंसिव रूप में देखेंगे तो लगेगा कानपुर आज भी उतना ही बड़ा है, उतना ही खूबसूरत है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। और जो मैनचेस्टर वाली बात आती है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, जो भ्रांति है कि ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर ऑफ इसलिए कहलाता था कि बिकॉज टेक्सटाइल की वजह से। तो यहाँ पे टेक्सटाइल की बड़ी मिलें बंद हुई हैं, लेकिन एमएसएमई में काम बहुत हो रहा है। होजरी यहाँ का बहुत आगे बढ़ रहा है। होजरी वर्ल्ड हिंदुस्तान में 3 जगह है। फर्स्ट नंबर पे कलकत्ता है, सेकंड पे तिरुपुर है, तमिलनाडु में थर्ड कानपुर है। और कानपुर में अभी इस तरह की ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग थर्ड से सेकंड नंबर पे आ जाए। तो अगर होजरी को रिवाइव कर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट का जो एक खुशबू है, वो शायद थोड़ा सा वापस ला पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो तो टेक्सटाइल बंद हुई है इसलिए वो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट का शब्द खत्म हुआ है, वैसा कुछ नहीं कि उससे कोई बहुत बड़ा गैप आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग गए हैं या जो बाहर लोग जा रहे हैं, आपने जैसे कहा कि बच्चे जो यहाँ से हैं वो बाहर चले गए पढ़ने, क्या ऐसा ऑफर कर रहा है कानपुर की वो लौट कर आएँ कानपुर में? अगर मैं कानपुर का निवासी हूँ, मैं कानपुर छोड़ के शहरों का रुख कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा ऑफर कर रहा है कानपुर कि मैं लौटाऊँ? नहीं, अब थोड़ा सा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, क्योंकि अच्छा है बुरा कोई इसका कोई फार्मूला नहीं होता। जैसा वातावरण देंगे, वातावरण के हिसाब से आदमी उसी हिसाब से ढल जाता है। तो कानपुर में एक पॉजिटिव वातावरण का मौका आया है, हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम बहुत हो रहा है। और ये जब सारी योजनाएं, अभी हमारा रेलवे एक जो एलिवेटेड ट्रैक हमारा, इस सबसे कानपुर का फेस लिफ्टिंग का प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि कानपुर 2 हिस्से में बढ़ गया था, साउथ कानपुर और नॉर्थ कानपुर, और बीच पे रेलवे ट्रैक पे जो 16 क्रॉसिंग है, इस पर ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा थे। और ये मतलब मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, जो अब सेंक्शन ही तो हुए 1 साल 1.5 साल हो चुका है, टेंडर भी उसका हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर भी कानपुर आ गया, कुछ एक आध एनओसीज है जो उनको मिलना है। शायद ही महीने भर के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगा रेल ऑपरेशन बंद हो जाएगा। रेल ऑपरेशन बंद होगा तो रेलवे की सारी खुल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज कानपुर में आएगा, क्योंकि इससे जो कानपुर की न्यूसेंस एक जो ट्रैफिक हो गई है, तो ट्रैफिक इसीलिए हो गई है कि आउटस्कर्ट डेवलप नहीं है, और इस तरह के हमारे इंक्रोचमेंट, बहुत सारे जो ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको अगर हम लोग हाईवेज बना के, फ्लाईओवर्स बना के, आरओवीज बना के थोड़ा सा ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, तो ये अगर कानपुर की हम लोग एक समस्या का समाधान कर ले जाते हैं, तो कानपुर आज भी बहुत उसी तरीके से बड़े शहरों की श्रृंखला में है, और वो दृष्टिगत होगा, दिखाई पड़ेगा वो। आपने बात की ट्रैफिक की, आखिरी सवाल है मेरा, मैं कहूँगा कि कोई सुझाव सरकार के लिए जो एक काम कानपुर के लिए करना चाहिए? कानपुर में सिर्फ ट्रैफिक एक इशू है और कानपुर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोगों ने एक गंगा के किनारे किनारे एक एलिवेटेड रोड की एक परिकल्पना थी। लकीली ऐसी तरह का प्रोजेक्ट पटना में
कंस्ट्रक्शन हो के उनका मतलब ऑपरेशनल हो गया, तो अभी हमने एक टीम बनवाई थी, कमिश्नर साहब से कह के हम लोग ने स्टडी के लिए गए थे, और उसकी डीपीआर बनने जा रही है। तो अभी हम लोग फर्स्ट फेज पे शुक्लागंज से अटल घाट तक अलॉन्ग विद गंगा राइट बैंक पे 4 लेन की रोड ले रहे हैं, और उसके थर्ड फेज पे शुक्लागंज से जाजमऊ है सेकंड फेज पे, और थर्ड फेज पे बिठूर चुंगी से बिठूर परियर ब्रिज है। तो जब इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इस पे गवर्नमेंट की विलिंगनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि पटना में सिर्फ इसलिए हो पाया था कि वहाँ सीएम साहब की विलिंगनेस थी, क्योंकि इसमें एनजीटी के इश्यूज़ बहुत आते हैं। लेकिन अगर रिजॉल्व करने पे आप आ जाइए तो सारे रास्ते बनते हैं, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे सीएम साहब को ऑलरेडी हम लोग अप्रोच कर चुके हैं, हमारे प्रशासन के माध्यम से कमिश्नर साहब कर चुके हैं, और ये शायद बहुत जल्दी ये कानपुर की ऐसी समाधान है कि इससे बहुत सारे मतलब मल्टी बेनिफिट हमको दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। आप सभी कानपुर वालों को नीरज जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ट्रैफिक से आप लोगों को निजात मिलेगी। तो यूपी तक के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अब चलते हैं अगले सेशन की ओर। थैंक यू।